हरे हम, हरे हरे हम, 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 हरे हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को हमारी जो श्रृंखला चल रही है प्रेक्षा ध्यान पर आधारित, उसकी आज 21वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इस श्रृंखला में अभी पिछले 2 सप्ताह से हम कायोत्सर्ग के बारे में जान रहे हैं। कायोत्सर्ग के बारे में एक एक बात, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हुए कायोत्सर्ग का वैज्ञानिक आधार क्या है, उसका आध्यात्मिक आधार क्या है, सब बातों को हम जानेंगे और साथ में हम प्रयोग भी करेंगे। हमारे साथ मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत, वेलकम कीजिए। वेलकम मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी भी जुड़ चुकी है। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए। यस यस आनंद भाई जी। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत बहुत सुंदर एक एक सीरियल चालू कर रहे हैं आनंद भाई जी। बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये सब बेस है जो हम कर रहे हैं, वो सब बेस है। और ये बेस जितने पक्के होंगे, न्यू जितनी पक्की होगी, उतना आगे हम बढ़ने में बहुत मजा आएगा। कायस्थ को जितनी बार जानेंगे, जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार आप समझने की कोशिश करेंगे, आप और डेप्थ में जाएंगे। और हम सबको पता ही है कि ये कायोसर्ग ही सब कुछ है, आदि है, अंत है ध्यान का, सब कुछ। केवल ध्यान ही नहीं, कुछ भी करना हो और जीवन में भी रिलैक्स रहना हो, एकदम आराम से जीना है, तो कायोस्तर की जरूरत है। ऐसे नहीं कि केवल ध्यान करने के लिए कायोस्तर चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट है कायोस्तर, मतलब मुझे तो लगता है ये संजीवनी है, ऐसा लगता है कभी कभी। और अभी 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 बात हुई थी हमारे सूरत में गुरुदेव, आपको पता है कि गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा है। समता प्रभा जी, समता प्रज्ञा जी, वो पीएलएस की क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं। तो उनकी एक क्लास थी मंजू जी। तो उन्होंने कहा कि हम मिनिमम कितना कर सकते हो, मिनिमम कितना कर सकते हो, ऐसा पूछ रहे थे वो। टीपीएफ के लिए बात हो रही थी। तो कह रहे थे कि बस 1 मिनट दो, मुझे 1 मिनट चाहिए। तो बोले आप सोचते होगे 1 मिनट में क्या होता होगा। बोले हमारी 8 बजे क्लास होती है गुरुदेव की, और गुरुदेव हमें 4 सेकंड में ध्यान करवाते हैं। बोले 4 सेकंड में हम तो सुनते ही रह गए। बोले 1 सेकंड में कायसर, बस बेटर हो गया कायसर। इतना साधना चाहिए, मतलब जो बातें सुनते कि इतना कुछ गहरा है, तो हम इतने गहराई तक तो नहीं पहुंच सकते, तो कम से कम डे टू डे के लाइफ एक आनंद में हो, बहुत सुख में हो, सारे समस्याओं का समाधान हो, तनाव मुक्त कम से कम हो। इसके लिए आपने जो सीरियल शुरू किया और आपका
मंजू जी का ज्ञान तो आप जानते ही है कि बहुत डेप्थ में जाते हैं, बहुत अच्छा बताने का तरीका भी सुंदर है और नॉलेज भी है। आनंद भाई जी ने 1 मिनट दिया है तो मैं ऐसे 1 मिनट कहती हूँ कि एक अच्छा वक्ता कैसे होना चाहिए मंजू जी, मतलब एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो उसकी बात ऐसी बताइए। कालिदास का कोई श्लोक है, अब मुझे श्लोक तो नहीं याद आ रहा पर मीनिंग दिमाग में फिट बैठा है। उसने कहा कोई पीएचडी होता है, बहुत नॉलेज होता है, पर उसको एक्सप्लेन करने ही नहीं आता है, क्या फायदा उस पीएचडी का। वो भले प्रोफेसर हो पर लोग बोलेंगे यार बोर होता है इसका लेक्चर, मतलब कुछ वो हाँ नॉलेजेबल है पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और एक है कि नॉलेज तो जीरो माइनस, पर बात तो ऐसी करेगा कि वाह, लोग बोलेंगे क्या वक्ता है, क्या बोलता है, पर कोई उपयोग ही नहीं है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोग कम होते हैं कि जो नॉलेज भी है और अच्छी तरह एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसी मंजू जी हमें एक्सप्लेन कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और कायस्थ सर सबका प्रिय बने, और जैसे समताल श्वास में भी शुरुआत करें तो कायस्थ सर गई, कहीं भी जाओ आप तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों से मैं बिजी थी गुरुदेव के यहाँ, और अभी अभी आनंद भाई जी, मेरी बेटी निकल रही थी, आनंद भाई जी का फोन आया था 5:15 बजे, और उसकी गाड़ी थी तो वो 5:20 को निकल रही थी, तो बात भी नहीं कर पाई। परंतु इसमें कायस्थ सर का क्लास देखा तो मैंने बोला आज तो करना ही करना है। तो मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, सभी आनंद ले इसी भाव के साथ। ओम ओम अरहम, एंड ओम अरहम। यस मंजू जी, ओवर टू यू। मोस्ट वेलकम मंजू जी, हैंड ओवर माइक। एक बार वाह 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 ओम वाह, अरहम, ओम मंजू अरहम, जी के ओम लिए वाह अरहम। वाह 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 वाह। धन्यवाद। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कायोत्सव आज का जो समय है, व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक इस शरीर को कैसे रोग मुक्त रख सके, या जो रोग हो चुके हैं उनसे कैसे मुक्ति पाए, इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। आज से कुछ साल पहले ये समस्या नहीं थी कि सारे दिन हम शरीर की चर्चा करें, कैसे स्वस्थ रहें, क्या सुबह खाएं, क्या शाम खाएं, ये रोग लग गया। कोई ऐसा घर नहीं जहां दवाइयां न आती। मतलब शरीर के रोगों से सब परेशान है। 24 आवर्स हम इस शरीर के बारे में ही सोचते हैं। इज इट सो इम्पोर्टेंट? क्या इस शरीर को ऊपर से देख लेना, ऊपर जो कुछ हो रहा है उसी की उसी का ही इलाज करना, क्या आपको लगता है हम स्वस्थ हो जाएंगे? विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली, मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गया, लेकिन न तो रोग कम हुए हैं, न ही लोगों को स्वास्थ्य मिला है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य तो और अधिक बिगड़ गया, जो पहले इतना नहीं था। और शरीर में आने वाले 90% रोग मन से आ रहे हैं, हमारे भाव से आ रहे हैं। शरीर का अपना दोष नहीं है बेचारे का। आपको अच्छा हट्टा कट्टा शरीर मिला हुआ था 5 इंद्रियों के साथ, 5 सेंस ऑर्गन के साथ, लेकिन आपने ही अपनी दुष्विचार, दुष्भाव और गलत जीवनचर्या और ओवर भौतिकतावादी सुविधाओं से अपने जीवन को आपने नरक किया, आपने बीमार किया। और इसलिए आज हम दौड़ रहे हैं मेडिटेशन की ओर, कि किसी तरह कोई चमत्कार घटित हो जाए। चमत्कार नहीं होता है, वो तो रेयर, लाखों में एक आध चमत्कार है। बाकी हमें अपने वास्तविकता को मानना ही पड़ेगा। अब कायोत्सर्ग की हम बात लें, छोड़ दीजिए इसका आध्यात्मिक महत्व। हमें शरीर के लेवल पे, वैज्ञानिक लेवल पे हम जानेंगे कि किस प्रकार कायोत्सर्ग हमारे लिए काम कर रहा है। होता क्या है कायोत्सर्ग में? कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, या वो अंग जिन्हें आप अपनी इच्छा से हलन चलन कर लेते हैं, हाथ पैर गर्दन, आंखों की पुतली, मुंह का चलना, इन सारी चीजों को हम क्या कर देते हैं, स्थिर। कैसे करते हैं? हम स्वयं सुझाव देते हैं, रिलैक्स रिलैक्स। तो आपने क्या किया, अपनी जितनी भी मांसपेशियां थी जिनका आप अपनी इच्छा से संचालन कर पाते हो, उनको आपने क्या सुझाव दिया, स्टॉप, अपने कार्य को बंद कर। जब हमने ये सुझाव दिया
तो ये सुझाव कौन दे रहा है? हमारा मस्तिष्क, कॉन्शियस, चेतन मन। हमारा चेतन मन ये सुझाव दे रहा है कि ये शरीर रिलैक्स हो जाए, और हमारा जो ब्रेन है वो चेतन मन पे काम कर रहा है। वो कह रहा है शरीर को रिलैक्स हो जाओ, और देखिए जैसा हम कहते हैं शरीर रिलैक्स हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? सोचिए, आप बैठे हुए हैं, है ना, अब आपको उठना है, तो क्या आप मुंह से बोलते हो शरीर तू उठ? नहीं, केवल दिमाग में चिंतन आता है मुझे उठना है, और हम खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। दिमाग में चिंतन आता है चलना है, हम चलने लग जाते हैं। क्या आप पैर को धक्का मारते हो चल भाई? नहीं। तो सारी क्रियाएं इस ब्रेन से ही संचालित हो रही है कॉन्शियस लेवल पर। तो जब हम इसी ब्रेन के द्वारा अपनी सारी मांसपेशियों को कहते हैं रिलैक्स, कोई काम नहीं करना, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। और जितनी एकाग्रता से और जागरूकता से आप करेंगे उतनी ही अधिक शिथिल हो जाएंगी। अब ब्रेन को क्या मैसेज मिला? जो जितनी भी सारी हमारी इनसे जुड़ी हुई नाड़ियां थी, हमारी जॉइंट्स में मांसपेशियों के साथ नाड़ियां जुड़ी है जो ब्रेन से कनेक्टेड है। जब ब्रेन को ये संदेश मिला कि शरीर को, हमारे मन में भाव आया स्थिर करना, स्थिर करना, तो ब्रेन ने क्या किया? ब्रेन से जो नाड़ियां यहाँ आ रही थी जॉइंट में, जो हड्डियों को मूवमेंट देती है, उन्होंने क्या संदेश भेजा? कोई काम नहीं करना, रिलैक्स। तो उन नाड़ियों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी वो क्या हो गई? स्टॉप, बिल्कुल मिनिमम, क्योंकि कोई काम ही नहीं करना। अब जब उन्हें काम ही नहीं करना है, जब यहाँ आने वाला संदेश नहीं जरूरत है, तो वापस क्रिया करनी है, ये संदेश की भी जरूरत नहीं है। तो पूरा सेंसरी और मोटर दोनों नर्व्स, यानी संवाद ले जाने वाली और लाने वाली दोनों नाड़ियां स्टॉप, बिल्कुल उनका काम बंद हो जाए। तो सोचिए ब्रेन को क्या संदेश मिला? कुछ काम नहीं करना है, तो ब्रेन में क्या हो गया? स्टॉप, उसमें कोई हलचल नहीं रहेगी, बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब कुछ करना ही नहीं तो क्या, बोलना भी नहीं, हम स्वर यंत्र को भी क्या कह देते हैं? स्टॉप, शिथिल। जब स्वर यंत्र, आप भी अनुभव करिए, जब स्वर यंत्र कंप्लीट शिथिल हो जाता है, मतलब इतना शिथिल कि उस वॉइस बॉक्स में कोई प्रकंपन नहीं हो रहा है, तो आप देखिए शब्द आएंगे ही नहीं। जब शब्द ही नहीं है तो कैसे विचार? तो ये जो सारा सिस्टम है, हम अपनी सुझाव के द्वारा इस पूरे सिस्टम को स्टॉप कर सकते हैं, जितनी भी वॉलेंटरी मसल्स है। अब ये तो हुई शरीर की बात, आपने पूरा उसको स्थिर शिथिल किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या हुआ? अब ऊपर के हाथ पैर तो हमने स्टॉप कर दिए, वॉलेंटरी मसल्स स्टॉप कर दिए। जो इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, जो हमारे अंग हैं भीतर चल रहे हैं, सोचिए अगर हृदय रुक गया तो खत्म हो जाएंगे। जितने भी भीतर के अंग है, जैविक क्रियाएं वो सतत चल रही है 24 आवर्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे कंट्रोल में, वो है श्वास। श्वास है, हम चाहे तो कुछ समय रोक भी सकते हैं, चाहे तो हम जल्दी जल्दी भी ले सकते हैं, चाहे तो हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं। और इस श्वास की गति के साथ भीतर के सारे अंगों की गति जुड़ी हुई है, इवन और ब्रेन की गति भी जुड़ी हुई है। क्यों? आप अनुभव करते हो जब आपने ये सारी चीजें को स्थिर कर दिया, हाथ पैर गर्दन, आंखों की पुतलियां, होठों का चलना, शब्दों का बोलना, बोलने की प्रक्रिया सब स्टॉप कर दिया आपने, क्या है? क्या शरीर को ऊर्जा की जरूरत है? ज्यादा, उसे ज्यादा ऊर्जा चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, शरीर को बिल्कुल शांत रखना है, बस जिंदा रहे उतना हर्ट को और श्वास को चलना है। बाकी सारी एक्टिविटी भले बिल्कुल मंद पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न आपको खाना है, न पचाना है, कुछ नहीं, न कल्पना करनी, न चिंतन, न स्मृति। तो कोई ऊर्जा का खर्च नहीं है। जब ऊर्जा का खर्च नहीं हो रहा है, ब्रेन को ये सिग्नल मिला, तो ब्रेन ऑटोमेटिक क्या करेगा? आपके श्वास की गति को मंद कर देगा। आप स्वयं देखिए, जब आपने अपने शरीर को स्थिर कर दिया ऑटो सजेशन के द्वारा, श्वास ऑटोमेटिक मंद हो जाता है। जितनी जितनी शरीर की स्थिरता और शिथिलता सधेगी, श्वास बिल्कुल मंद हो जाए, बिल्कुल मंद। और अपनी सजगता से आप श्वास को और मंद कर दीजिए, और मंद, इतना मंद कि पेट पर भी प्रकंपन महसूस नहीं हो श्वास की।
बिल्कुल स्थिर। आपको लगे बिल्कुल मेरा शरीर बेजान है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। बस आपको खाली अपने होने का एहसास रहे, मैं हूं जो देख रहा हूं शरीर है, मैं हूं जो देख रहा हूं शरीर स्थिर पड़ा है, मैं हूं जो देख रहा हूं कोई विचार नहीं मेरे पास, मैं हूं जो जान रहा हूं कोई भाव नहीं मेरे पास, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल अंतर्मौन। ये नॉलेज बना रहे, ये आपकी प्रज्ञा जागृत रहे, मैं हूं और मैं ही जान रहा हूं शरीर स्थिर है, शरीर बिल्कुल मृत मृत हो गया, कुछ नहीं, बेजान। तो ये मेरे होने का मात्र एहसास। जब इस तरह ये शरीर स्थिर और शिथिल हो जाता है ना, तो क्या होता है कि शरीर बाहर से परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शरीर को जरूरत नहीं है। हम बाहर से कोई भी पुद्गल ग्रहण करके अपनी क्रिया करते हैं, हमें शरीर से कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना, वचन से कुछ नहीं करना, तो जरूरत ही नहीं है बाहर से पुद्गलों को ग्रहण करने की। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमें आभास ही नहीं रहता शरीर है हमारे पास, बिल्कुल नहीं। और इस स्थिति में, स्थिरता और शिथिलता की स्थिति में जब बने रहते हैं ना, तब धीरे धीरे क्या होता है, हमें शरीर में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। निरंतर जो शरीर में गति हो रही है अंगों की, हर अंग की अपनी एक बीट है, खाली हृदय नहीं धड़कता है, सारे अंग धड़क रहे हैं। जब आप बिल्कुल बिल्कुल इस वॉलेंट्री मसल्स स्थिर, हाथ पैर स्थिर, तब आपको भीतर के अंगों के प्रकंपन प्रारंभ होने शुरू हो जाते हैं। एक एक कोशिका में अपना प्रकंपन हो रहा है, एक एक कोशिका। इस शरीर करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है, एक एक कोशिका में प्रकंपन हो रहा है। फिर आपको वो प्रकंपन महसूस होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है अभी प्रकंपन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पर शरीर की इतनी चंचलता है कि हम उन सूक्ष्म प्रकंपनों को अनुभव नहीं कर रहे। और जब हम उस स्थिति में कुछ समय बने रह जाते हैं, तो शरीर की पकड़ बिल्कुल छूट जाती है, बिल्कुल छूट जाती है। इतनी स्थिरता आ जाती है कि हम इस स्थूल शरीर का अतिक्रमण कर देते हैं। ये शरीर बाहर से कुछ ग्रहण नहीं करता है, बिल्कुल स्टॉप। जब ऐसी स्थिति बन जाती है शरीर की, तब हम भीतर प्रवेश करते हैं और सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, कार्बन शरीर की प्रकंपनों का अनुभव होता है। इससे पहले हमें एक और अनुभव होता है, वो है कि हमें आभामंडल नजर आने लग जाता है अपने। सद जाती है, इतनी स्थिर दृष्टि से क्या होता है, मांसपेशियां स्थिर, नाड़ियां भी स्थिर, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नाड़ियों में रह जाता है, और श्वास की गति के साथ सारे अंगों की गति है। जब ऊर्जा हमें चाहिए ही नहीं, तो क्यों श्वास लेगा शरीर? ब्रेन को सिग्नल मिला, कोई नीड नहीं है ऊर्जा की, श्वास वो मंद कर देगा, बाकी मंद हम स्वयं कर देंगे ऑटो सजेशन के द्वारा। और जैसे ही श्वास मंद होगा, आपको लगेगा श्वास आ ही नहीं रहा है लगभग, इतना सूक्ष्म, कोई प्रकंपन शरीर पे अनुभव नहीं। उस वक्त आप अपने भीतर झांकना और देखना, लगेगा शरीर में कुछ भी नहीं चल रहा। हृदय की गति भी इतनी मंद हो गई है कि बस हल्का सा उसकी धड़कन का अनुभव हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, हृदय बंद नहीं हुआ। जब तक शरीर में आत्मा है, प्राण है, सब कुछ सक्रिय है, बिल्कुल सक्रिय। पर ये स्थिरीकरण और शिथिलीकरण हमें अंतर जगत में प्रवेश करा देता है। तो आप समझ गए होंगे शरीर की दृष्टि से किस हो जाता है, एक्टिव हो गई कि अब क्या हो रहा है, हार्ट आपका उसके साथ कोरिलेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हम। तब क्या होता है, हृदय की गति फास्ट हो जाती है, धीरे धीरे जो हृदय है उसकी मांसपेशियां क्या हो जाती है, तनाव में रहने लग जाती है। निरंतर तनाव, निरंतर मानसिक शारीरिक, वो मांसपेशियां बिल्कुल क्या हो जाती है, उनमें जो लचीलापन है वो कम हो जाता है। कंटिन्यू उनमें स्ट्रेस रहने से ये कम हो जाता है, इसलिए कभी हार्ट का साइज बढ़ जाता है, और बार बार
जितनी क्या होता है तनाव में ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है, और ब्रीदिंग रेट का सीधा सीधा संबंध किससे है? हृदय की गति से। क्यों? ब्रीदिंग रेट फास्ट का मतलब आपने श्वास लिया छोड़ा, ऑक्सीजन जो खून में ऑक्सीजन मिलनी है वो तो हृदय में मिलेगी ना। हृदय का खून जब फेफड़ों में आएगा वही तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अगर आपको ज्यादा काम कर रहे हो, भले ही दिमाग से भले ही शरीर से, तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए, हृदय को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो बार बार पंप करके ब्लड को कहाँ डालेगा? फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़े जल्दी जल्दी श्वास ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन उनको खींचनी है। तो अति सक्रियता से क्या हो जाता है? हृदय की बीपी हाई हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहते। तो कायोत्सर्ग करेगा तो हृदय शांत, सारा क्या हो जाता है? रिवाइव। जो सिस्टम थका हुआ था, ओवर थका हुआ था, आपने उसको आराम दिया, आराम देते ही वो ऊर्जामान हो गए। हमारे शरीर में जो प्राण चल रहा है, जो जीवनी शक्ति चल रही है, वो हमारे शरीर को संचालित कर रही है, केवल इस शरीर की भौतिक ऊर्जा नहीं। आप ये मत सोचना कायोत्सर्ग में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो शरीर कैसे सही होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये शरीर स्थिर हुआ, आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई, तेजस शरीर सक्रिय हो गया है। कायोत्सर्ग शरीर का शिथिलीकरण नहीं है केवल, इस स्थूल शरीर का शिथिलीकरण और तेजस शरीर का जागरण, कार्बन शरीर के प्रति जागरूक होना है। तो ये जो प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी, आपके पूरे शरीर को तरोताजा कर देगी। जितने रसायन जो हैं वो टॉक्सिन्स बने हुए, वो वापस सब रिवाइव हो जाएंगे, थके हुए शरीर में वापस ऊर्जा का संचार हो जाएगा कायोत्सर्ग के कारण। बीपी ठीक हो जाता है क्योंकि आपके शरीर को, आपकी मांसपेशियों को आराम मिला, हृदय को आराम मिला, वो वापस एनर्जेटिक हो गया काम करने के लिए। इसके अलावा डायबिटीज, कहते हैं तनाव में डायबिटीज होती है। कैसे? हमारे भीतर जैसे ही कोई भाव आता है, क्योंकि जैसे भाव होते, कर्मों के विपाक से भाव हुए, जैसे भाव वैसा श्राव हॉर्मोन्स का, और जैसा श्राव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। अब मान लीजिए आपके अंदर कोई न क्रोध का भाव पैदा हुआ, है ना, क्रोध आया, जैसे ही भाव पैदा हुआ, ब्रेन में आपके हाइपोथैलेमस ने पकड़ लिया कि क्रोध आ गया, प्रकट हो गया शरीर में। तो हाइपोथैलेमस ने आइडेंटिफाई किया क्रोध आया। अब क्रोध के लिए शरीर को तैयार तो करना पड़ेगा ना। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? अपना एक मैसेज भेजता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कि भाई हृदय की गति बढ़ जाओ, श्वास की गति बढ़ जाओ, तुम्हें शरीर को तैयार करना है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए हृदय गति बढ़ेगी, श्वास की गति बढ़ेगी। अब क्रोध में कोई खाना खाने तो नहीं बैठेंगे कि खा लेता कि ताकत आ जाए, क्रोध करना है। उस समय क्या होता है? शरीर में जो स्टोर्ड फैट होती है ना, ग्लाइकोजन, वो ब्रेक होके ऑक्सीजन बन, सॉरी, ग्लूकोज बनती है और खून में मिल जाती है। इंस्टेंट ऊर्जा के लिए हमारे भीतर में स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है वो क्या बदल जाती है? ग्लूकोज में। ये सब केमिकली हो रहा है, ये मैसेज किसमें भी हाइपोथैलेमस में, अंदर के ऑर्गन्स को। ठीक है, वो तुरंत क्या होता है? ग्लूकोज बना, खून में मिल गया, इधर हृदय की गति बढ़ गई, हार्ट और श्वास की गति बढ़ गई। दूसरा मैसेज हाइपोथैलेमस भेजता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी को, उसको रसायन छोड़ता है उसमें, उस रसायन से पिट्यूटरी को पता चलता है ये क्रोध करना है। तो वो क्या करती है? वो फिर एक रसायन छोड़ती है, वो खून में मिल जाता है, वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारी किडनी के ऊपर है, दो है एड्रिनल ग्लैंड। जब केमिकल्स ब्लड में गए, वो केमिकल्स एड्रिनल तक पहुंचते हैं, एड्रिनल को पता लगता है कि मुझे क्रोध करना है मुझे, इसलिए वो भी एक सिक्रीशन छोड़ती है, एड्रिनलिन, वो भी खून में मिलता है। खून में मिलके वो एड्रिनल ब्रेन में जाता है, तब ब्रेन को ये संदेश मिलता है कि क्रोध करना है। इधर भीतर के सिस्टम तैयार हो गए, हृदय गति बढ़ गई है, श्वास की गति बढ़ गई, इधर ब्रेन को भी मिल गया कि अब इसको गुस्सा है, इसे थप्पड़ मारना है। तो ब्रेन किसको संदेश भेजेगा? हाथ की मांसपेशियों को कड़ा करेगा, आंखें लाल होंगी, चेहरे की मांसपेशियां खिंच जाएंगी, हाथ कड़क होगा और हम उठा के एक चांटा मार देंगे। लेकिन सोचिए, अगर चांटा नहीं मार पाए, गुस्सा नहीं दिखा पाए, क्योंकि सामने की परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है कि हम थप्पड़ मारे या गुस्सा दिखाएं, ऐसे में क्या होता है? हम अपने गुस्से को दबा लेते हैं, शरीर अपना कार्य नहीं करता, चुपचाप बैठा है।
लेकिन भीतर तो शुगर बन गई थी, खून में मिल गई थी, है ना। हृदय की गति भी बढ़ गई थी, श्वास की गति बढ़ गई थी, सब काम हो गए थे, पर आप रिएक्ट नहीं कर पाए। और गुस्सा भीतर ही भीतर चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, कंटिन्यू शुगर बन रही है, लेकिन उस शुगर का आप प्रयोग नहीं कर रहे। ऐसे में क्या होता है, डायबिटीज, शुगर लेवल हाई हो जाता है ब्लड, यही डायबिटीज। तो कायोत्सर्ग डायबिटीज को से मुक्त होने का उपाय है। बिल्कुल, कायोत्सर्ग के द्वारा हम नशे की आदत को छोड़ सकते। कायोत्सर्ग में जाकर अपने आप को सजेशन दीजिए कि मुझे नशा नहीं करना है। बिल्कुल, अगर आप ये बात अपने ब्रेन तक पहुंचा पाए, धीरे धीरे आपका नशे की आदत छूट जाएगी। ब्रेन, हम नशा क्यों करते हैं, रिलैक्स होने के लिए। अगर हम कायोत्सर्ग के द्वारा ब्रेन को रिलैक्स करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे हमारे नशे की ऑटोमेटिक हमें जरूरत महसूस नहीं होगी। दूसरा, ऑटो सजेशन के द्वारा भी हम नशे की आदत को छोड़ सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति का साधन है, रोगों को मिटाने का साधन है, मानसिक संतुलन का साधन है, शरीर में ऊर्जा को संरक्षित करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि जो टूट फूट शरीर में हुई है वापस रिपेयर हो जाएगी कायोत्सर्ग में। नींद से और ज्यादा बढ़िया से कायोत्सर्ग में होगी। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हैं, आप अवेयरनेस के साथ अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, अपने माइंड को भी आपने रिलैक्स किया है। जबकि नींद में बहुत बार हम सपने देखने लग जाते हैं, क्या होता है, रिलैक्स नहीं होता है ब्रेन, सो के उठते हैं तो भी थका। तो कायोत्सर्ग एक बिल्कुल साइंटिफिक टेक्निक है, स्ट्रेस रिलीज की, तनाव मुक्ति, रोग से मुक्त होना, एनर्जेटिक होना, ये सब कायोत्सर्ग के द्वारा संभव। तो आइए अब हम कायोत्सर्ग का प्रयोग भी करते हैं। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शिथिल रखना है, इस बात का ध्यान रहे। आप किसी भी पोस्चर में करिए, बैठ के करिए, लेट के करिए, खड़े होके करिए, लेकिन शरीर की स्थिरता सधनी चाहिए। स्टार्टिंग लेवल में जरूरी नहीं है हम खड़े होके करें भाई सबसे अच्छा कायोत्सर्ग होगा, नहीं। स्टार्टिंग लेवल में आप अपने शरीर को रिलैक्स रख सकते, स्थिर रख सके, बिना स्थिरता के कुछ संभव नहीं है। बिल्कुल आपको स्टैचू की तरह स्थिर होना होगा, तभी कायोत्सर्ग का अनुभव हो, कायोत्सर्ग सभी। तो चलिए कायोत्सर्ग के लिए सब तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम संकल्प करेंगे पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ। मैं शारीरिक, आप भी दोहराएं, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। कायोत्सर्ग की अवधि 30 मिनट रहेगी। 30 मिनट के बाद मैं कायोत्सर्ग से लौट आऊंगी। नींद में या निद्रा में नहीं जाऊंगी, पूर्ण जागरूक रहूंगी। पीठ के बल लेट जाएं, जो बैठे हैं वो ध्यान आसन में बैठ जाएं। जो खड़े हैं, पैरों के नीचे आसन, दोनों पैर सटे हुए, दोनों हाथ साकल से सटे हुए। आंखों पे कोई दबाव नहीं, कोमलता से बंद। कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें कंधों को। चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, सारी मांसपेशियों को रिलैक्स करें चेहरे की। जैसे चेहरे के भाव होंगे वैसे ही हमारे भीतर के भाव होते हैं, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स।
खुश हो जाएं, हम आत्मा से साक्षात्कार करने जा रहे हैं। हमारी अपनी आत्मा जिसमें ज्ञान है, शक्ति है, आनंद है, उसी आत्मा से मिलन करने जा रहे हैं। बी हैप्पी। शरीर को पूर्ण स्थिर रखें, कोई हलन चलन। अगर किसी को सीधा लेटकर गर्दन सीधी रखने में प्रॉब्लम है, हल्का सा राइट या लेफ्ट झुका सकते हैं। गर्दन के नीचे तकिया भी रख सकते हैं, पतला सा, अगर किसी को सीधे लेटने में प्रॉब्लम है। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैरों को स्थिर करें, बिल्कुल स्थिर। दोनों हाथों को पूरी स्थिरता दें, स्थिर। गर्दन, जितनी भी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, उनको जागरूकता के साथ स्थिर करें। हाथ, पैर, गर्दन, होठ, मुंह, आंखें बिल्कुल स्थिर करें। अनुभव करें, शरीर भारी हो रहा है। एक एक अवयव में भारीपन का अनुभव करें। हाथ, पैर, कमर से कंधे तक, शरीर का एक एक अवयव भारी होता जा रहा है। भारी, भारी, भारी हो रहा है। शरीर की पकड़ छूट गई, शरीर बिल्कुल केवल भारी भारी हो रहा है, मानो जमीन में धंसता जा रहा है। अनुभव करें, शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, हल्का हल्का। एक एक अवयव को देखें, धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अपनी संकल्प शक्ति से, कल्पना शक्ति से शरीर के एक एक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें। हल्का हल्का हल्का। श्वास मंद और शांत। पूरी जागरूकता से देखें, श्वास की गति मंद हो गई, मंद
और मंद करें, मंद मंद मंद। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। सुझाव दें, अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जा, हो जाए, हो जा। आपका अंगूठा आपकी बात मान रहा है। अनुभव करें, अंगूठा शिथिल हो रहा है, हो रहा। अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार स्वयं सुझाव देते हुए पूरे दाएं पैर को रिलैक्स करें। अंगुलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, एक एक अवयव पर बारी बारी से चित्त को ले जाए। शिथिलता का सुझाव, शिथिलता का अनुभव करें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें, दोनों पैर शिथिल हो गए। दोनों पैरों का अवलोकन करें, देखें दोनों पैर बिल्कुल स्थिर और शिथिल पड़े हुए हैं। एक एक मांसपेशी, एक एक नर्व बिल्कुल रिलैक्स हो गई। हल्केपन का अनुभव करें पैरों में। चित्त को पेडू के भाग पर लिया। पेट का पूरा भाग शिथिल, शिथिल, शिथिल। देखें, पेट पर श्वास के प्रकंपनों को देखें और शिथिल करें पेट को, श्वास की गति को। श्वास इतना सूक्ष्म हो जाए कि पेट पर उसके प्रकंपन भी अनुभव न हो। शिथिल, शिथिल। पेट के भीतरी अंगों को देखें। श्वास की सूक्ष्म होने के साथ भीतर के सारे अंग शिथिल हो गए हैं। एक एक अंग को शिथिलता का सुझाव दो, शिथिलता का अनुभव करें।
ऊपर बढ़े, पूरा छाती का भाग। श्वास सूक्ष्म है, इसलिए फेफड़े भी शिथिल है, पसलियां भी शिथिल पड़ी हुई है। देखें, पूरी जागरूकता से देखें। फेफड़े शिथिल, हृदय की गति भी मंद हो गई है। बिल्कुल आराम की स्थिति में सारे अंग रिलैक्स। पूरी जागरूकता से शिथिलता का अनुभव करें। सारे अंग शिथिल पड़ गए। पीठ का पूरा भार, एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़ दे। पीठ की रिलैक्स, रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, एक एक मांसपेशी, स्पाइनल कॉर्ड की एक एक नाड़ी, एक एक नाड़ी। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखें, कमर से कंधे तक का पूरा भाग, बाहर भीतर कोई हलचल नहीं, कोई खिंचाव या तनाव नहीं। पूरी तरह से शरीर का मध्य भाग शिथिल और तनाव मुक्त हो गए। दायां हाथ, बायां हाथ, एक एक मांसपेशी को रिलैक्स करें। कंधे, गर्दन, केवल देखते चले जाएं, शिथिलता का सुझाव देते चले जाएं और शिथिल का अनुभव। चेहरे का पूरा भाग, ठुड्डी से ललाट तक, एक एक अवयव को देखिए। एक एक अवयव पर चित्त को ले जाएं। केवल मानसिक सुझाव चलता रहे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखों पे कोई खिंचाव या दबाव नहीं। चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल ढीली पड़ गई। चेहरे पर बिल्कुल शांति का, आत्म संतोष का भाव। कंप्लीट रिलैक्स। मस्तिष्क को देखें, मस्तिष्क के भीतर झांके। कोई तीव्र प्रकंपन नहीं, हलचल नहीं, विचार नहीं, भाव नहीं। शरीर, वाणी, मन, सब कुछ स्थिर। केवल अपने होने का एहसास बना रहे।
निर्विचार निर्विकार, केवल शांति और शून्य। अपने आभा मंडल का दर्शन करें, चारों ओर अपने आभा मंडल को देखें। अपने प्रति पूर्ण जागरूक रहे, अपने आभा मंडल का दर्शन करें, शरीर के चारों ओर आभा मंडल। अनुभव करें, शरीर में प्राण सक्रिय हो रहे हैं, कण कण में, एक एक कोशिका में प्रकंपनों का अनुभव करें। स्वयं को ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करें। मैं शक्ति संपन्न हूं। कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। प्रकंपन ही प्रकंपन, प्रकंपन ही। वेद विज्ञान का अभ्यास करें, शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। देखें, अपने शरीर को देखें, बिल्कुल बेजान सा, निश्चेष्ट निश्चल पड़ा हुआ। शरीर में होने वाली एक एक क्रिया को देखें, केवल देखें। शरीर, श्वास, प्रकंपन, आभा मंडल, ये सब मात्र दृश्य है, अचेतन है। मैं चेतन हूँ, इन्हें देखने वाला, जानने वाला। मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही श्वास हूँ, ना ही प्रकंपन, ना ही आभा मंडल हूँ। मैं केवल इन्हें जानने और देखने वाली आत्मा। ये सब दृश्य है, जड़ है, अचेतन। मैं चैतन्यमय हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप।
शरीर के प्रति अपनी आसक्ति का विसर्जन करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ शाश्वत ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा। शरीर अन्य है, पर है, निश्चित ही एक दिन छूट जाने वाला है। मैं शरीर नहीं हूँ। पूरी जागरूकता से स्वयं को इन भावों से पुष्ट करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर के प्रति आसक्ति का विसर्जन करें। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। मैं आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से परिपूर्ण। डूब जाएं, अपने अस्तित्व की अनुभूति में डूब जाएं। शांति और आनंद का अनुभव करें। सारे दुख, सारे रोग, सारे शोक, सब कुछ शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। मैं शरीर नहीं। शरीर से स्वयं को मुक्त समझे। अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करें और आनंद की अनुभूति करें। मैं शाश्वत हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ। कायोत्सर्ग से लौटने की तैयारी करें। पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर से सिर तक, सिर से पैर तक तीव्रता से अपने शरीर को देखें। अवलोकन करें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अनुभव करें, चेतना शरीर में लौट आई है। शरीर का कण कण चैतन्यमय हो गया है। कण कण में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। तीव्रता से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त और प्राण की यात्रा करें। अपने प्रति सजग हो जाएं। शरीर का एक एक अवयव प्राणवान हो गया है, जीवंत हो गया, सक्रिय हो गया। 2-3 लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करते हुए धीरे धीरे वर्तमान में लौट आए। हाथों की, पैरों की उंगलियों को हल्के हल्के संचालित करें। सहज हो जाएं, सजग हो जाएं।
जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जो लेटे हुए हैं बाईं करवट लेते हुए बैठने की मुद्रा में आ जाएं। आंखें बंद ही रहेंगी, दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए। पूरी तन्मयता से एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे सभी। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। अभी जिज्ञासा समाधान, कोई प्रश्न हो तो हम आपसे बात करेंगे। संगीता जी ने हैंड राइज किया है। संगीता जी बोलिए। नमस्ते मैम। मैम आपने पिछली बार बोला था याद दिलाने के लिए कि मैंने पूछा था कि सांस हम अब जब भी बोलते हैं स्थिर हो जाए तभी स्थिर रहते हुए भी हम लेना चालू कर देते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है मैम, हम हर समय में ध्यान में बैठे उसके लिए हम क्या ऐसी आदत हो वो कैसे हम इम्प्रूव करें अपना। देखिए श्वास ना, अगर आप जागरूक रहते तो आपने आज अनुभव किया या नहीं मुझे नहीं पता। हम अगर ध्यान देना और सजेशन देते रहे कि मंद हो जाए श्वास, तो वो इतना मंद होता है कि बिल्कुल प्रकंपन ही अनुभव नहीं होते हैं। और जब ये स्थिति बनती है ना, तब आप सोचिए कि अब आप कायोत्सर्ग में जा पाएंगे, क्योंकि श्वास के साथ शरीर की चंचलता जुड़ी हुई है ना। तो यस। ये हमें प्रैक्टिस चाहिए। देखिए और कोई उपाय नहीं है हमारे पास, कोई मशीन ऐसी नहीं कि हम उसको इस तरह से कर पाए। तो नीड प्रैक्टिस। और दूसरी बात आपने क्या कही कि आप अगर रेगुलर ध्यान करना चाहें तो क्या करें। देखिए ध्यान का मतलब है अपने प्रति जागरूक होना। आलम्बन लो ऐसा जरूरी नहीं है। आप केवल सीधे सिंपल बैठ जाओ और केवल जो हो रहा है उसे देखते रहो, ये भी ध्यान नहीं है। ध्यान का मूल लक्ष्य ही है अपने प्रति जागरूक होना। धर्म का काम ही है आपको अपने प्रति जागरूक करे, ताकि आप सही गलत में, करणीय अकरणीय में, है ना, जीव अजीव भेद समझ सको। क्योंकि ध्यान हम एक्चुअली मुक्ति के लिए ही कर रहे हैं, अल्टीमेट तो हमारा लक्ष्य वही है। और उसके लिए पहली शर्त है जागरूकता। तो ध्यान रंग दिखे तो सदेगा, चैतन्य केंद्र पे प्रकंपन होंगे तो सदेगा, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान का मूल एक ही लक्ष्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि मैं अपने प्रति जागरूक हो जाऊं। मैं खाऊं तो मुझे पता रहे मैं खाया है वो सही है या नहीं है, लेकिन मेरा लालच है मैं खा रही हूं उसको। ऐसा जब होने लगेगा ना जीवन में, तब परिवर्तन आएगा। उससे परिवर्तन नहीं हो गया कि आप 1 घंटे अपने आप को साध के बैठ गए, रंग देख लिए हो या प्रकंपन देख लिए हो, नहीं। वो करने से जागरूकता आई या नहीं, ये है हमारा मेन पॉइंट। जी। धन्यवाद मैम। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। अशोक जी। यस, बोलिए। जय जिनेन्द्र। एक तो जैसे अपन कायोसर्ग में शिथिलता का सुझाव देते हैं, शरीर को शिथिल करते हैं, तो जब कायोसर्ग चलता है तो पीठ का भाग पूरा अकड़ जाता है, पांव भी एकदम वो जैसे सुन जैसे हो जाते हैं, तो उसका कुछ कारण है? शिथिलता के सुझाव से तो वो शिथिल हो जाना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, इसका मतलब है कि हमें अभी थोड़ी सी योगा प्राणायाम आसन करनी होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो हम 5 उपसंपदा की चर्या के सूत्र जो बताए जाते हैं, भोजन भी उसमें है एक चीज, है ना।
तो शरीर की केमिस्ट्री को तो हमें ठीक करना ही होगा पहले। उसी के लिए जो सहायक अंग बताए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप कह रहे हो पीठ ये सब अकड़ जाती है, बिल्कुल अकड़ जाती है, ये कहना ठीक है आपका। तो इसलिए क्या है कि देखिए, सुझाव हम कितना ही दें, अभी वो जागरूकता भी हमें है नहीं, है नहीं। तो हमें पहले अपने शरीर की केमिस्ट्री को सही करना होगा। तो जो हम कहते हैं 5 संपदा के जो सूत्र हैं, इसमें भोजन भी है, और जो ध्यान के सहायक अंग है, स्पेशली उन पे काम करना है। आसन प्राणायाम, है ना। तो ये आसन प्राणायाम हमने घंटा भर किया, वो चीज ठीक है, लेकिन देखिए खाना हमारा 24 आवर्स की बात है, हमारा उठना बैठना पोस्चर 24 आवर्स की बात है, हमारी थॉट प्रोसेस कि हम कितना रिलैक्स होके जी पा रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट हर चीज का स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं। तो हमारी जीवन की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत मायने रखती है कि हम ध्यान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। स्ट्रेस इतना है हमें पता नहीं चलता है, नींद ले ली उठ गए फिर भी शरीर अकड़ा हुआ है, सिर में भारीपन है। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल। अपना सोना उठना बैठना उसका बैलेंस बहुत जरूरी है। हमारी दैनिक जीवनचर्या अगर ढंग से नहीं है तो आप ये होप ही मत रखो कि हम ध्यान कर पाएंगे क्या। एक एक इंच हमें देना पड़ेगा जीवन को, ठीक है ना। तब कहीं जाके भगवान प्रकट होंगे इस शरीर में। ओम अरहम, ओम अरहम। तल्लीनता जैसे शब्द आता है, तल्लीन हो जाना, किसी भी चीज में तल्लीन हो जाना, वो भी ध्यान है। काम आप जो भी काम कर रहे हो तल्लीनता पूर्वक करें, इतना तल्लीन हो जाए कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता नहीं लगे, अपने काम में तल्लीन हो जाए, तो हम 24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तल्लीनता पूर्वक करें, तो अभी हमें यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, कि मैंने कुछ लोग देखे जो इतने एकाग्र होते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है उन्हें पता नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो क्या, वो कार्य के प्रति एकाग्र हो गए हैं, लेकिन स्वयं के प्रति उनकी जागरूकता नहीं रहती है। जागरूकता का मतलब है अगर आप ध्यान में हो, अपने प्रति जागरूक हो, मैं हूं, मुझे विचार आया, मैंने श्वास देखा, मैंने नहीं देखा, दैट इज मेडिटेशन। अलका जी शायद कुछ कहना चाहती है। अलका जी, जागरूकता बहुत जरूरी है। 1 मिनट, मैं अलका जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि अभी कायोसर के क्लासेस भी चल रहे हैं, 5-5 दिन के कोर्स करवा रहे हैं, और शॉर्ट एंड स्वीट परंतु बहुत डेप्थ में है, बहुत अच्छे है। अभी अभी भी चालू हो रहा है, तो मैंने आनंद भाई जी को उसका मैसेज भेज दिया है। आनंद भाई जी आप सबको भेज देंगे, जो इंग्लिश में कर सकते हैं वो इंग्लिश में करे, और हिंदी में भी हो रहे हैं। अभी 11 तारीख से होने वाला है, तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपको लिंक आ जाएगी। तो ओके। एकदम क्लियर, बेसिकली समझना है, तो आप ये कोर्स भी जरूर ज्वाइन करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। ओम बस यही अरहम। मैं हूँ महाराज। बिल्कुल। ओके, समय हमारा संपन्न हो चुका है, अभी हमें संपन्नता की ओर चलना है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। मंजू जी, आज आप लाडनू जा रही है आज, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। आप शिविर में अटेंड करने के लिए लाडनू जा रही है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, स्लोगन, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।
फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।